हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो आपके 9th क्लास का पहला और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर के बारे में हम जब शुरुआत करते हैं तो आपको एक स्टोरी जैसा, एक मूवी जैसा माहौल लगता है। तो आप उसी तरीके से आप सुनते जाइए और ध्यान से कहानी को अगर आप लिंक कर पाते हैं तो आपको यहीं के यहीं ये चैप्टर याद हो जाएगा। शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। सुबह सुबह की बात रहती है 14 जुलाई 1789 की, जो फ्रांस का कैपिटल शहर पेरिस है। वहाँ पे काफ़ी अफरा तफरी का माहौल था। राजा ने अपने सेना को आदेश दिया था कि वो शहर के अंदर घुस के और लोगों पे कंट्रोल करने की कोशिश करें। उसी दौरान ये अफवाह फैल गई कि राजा ने अपने सेना को ये इजाज़त दे दी है कि वो पब्लिक पे गोलियां चला सकता है। तो ये तो सुनते ही पब्लिक में काफ़ी असंतोष और काफ़ी अफरा तफरी का माहौल हो गया। काफ़ी लोग, लगभग 7,000 लोग इकट्ठा हुए टाउन हॉल के सामने और उन्होंने एक नर सेना, एक नागरिक सेना बनाने की कोशिश की, जिसमें कि काफ़ी लोगों ने इकट्ठा होकर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में तोड़फोड़ किया और इस फिराक में थे कि उन्हें कुछ हथियार मिल जाएं ताकि वो एक प्रॉपर तरीके से प्रोटेस्ट और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकें। तो उसी दौरान कुछ 100 लोग इकट्ठा होकर शहर के पूर्वी हिस्से में जाते हैं, जहाँ पे राजा का फोर्ट्रेस प्रिजन बेसाइल रहता है। बेसाइल जेल काफ़ी इम्पोर्टेंट था इनके लिए। उन्हें ये उम्मीद थी कि जब बेसाइल जेल पे वो हमला करेंगे तो वहाँ से उन्हें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हथियार वगैरह मिल सकता है और वहाँ से कुछ कैदियों को भी वो रिहा करेंगे और वो कैदी शायद इनका साथ भी दें, क्योंकि वो राजा के प्रिजनर्स थे और ऑलरेडी वो राजा से काफ़ी नाराज़ होंगे। तो वही वाला सीन है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाएगा। तो इसी सब उद्देश्य को लेके वो जेल को तोड़ देते हैं, वहाँ के गार्ड्स को मार देते हैं। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि उस जेल में कैदी ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ 7 लोग थे। बट फिर भी वो ऐसा करके खुश थे, क्योंकि उन्हें ये चीज़ पता थी कि ये जो वेसाइल का जेल है ये राजा का डेस्पोटिक सिंबल था। जिससे भी राजा नाराज़ होता था उन्हें वो इसी जेल में लाके बंद करता था। तो जेल को तोड़ने के बाद उसके पत्थर के टुकड़ों को बाज़ार में बेचा गया ताकि वो लोग खरीद सकें, जो इस जेल के डिस्ट्रक्शन को एक यादगार बना के अपने पास हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। आगे के दिनों में और ज़्यादा अफरा तफरी देखने को मिलती है। लोग इसी तरीके का प्रदर्शन करते रहते हैं और ज़्यादातर लोग का जो ये प्रोटेस्ट था वो ब्रेड के बढ़ते हुए दामों की वजह से था, क्योंकि इस अफरा तफरी में उन्हें ये फूड ग्रेन्स और ये ब्रेड वगैरह इफ़ेक्टिव रेट पे अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, उनकी सप्लाई डिस्टर्ब हो रही थी। आगे चल के इस हिस्टोरियंस जब इसे देखते हैं इस समय को, तो उन्हें यह महसूस होता है कि यही वो चेन ऑफ इवेंट्स था जिसकी वजह से राजा को अंत में अपनी जान गंवानी पड़ी। बट उस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों को ये चीज़ का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि आगे चल के ऐसा कुछ होगा। अब ये कैसे हुआ, अंत में इस परिणाम पे कैसे पहुँचे, इस सब को समझने के लिए आइए हम शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। समय है 1774 का। बर्बन डायनेस्टी के लुईस 16 को राजा बनाया जाता है फ्रांस का। जब उनको राजा बनाया गया था तब उनकी उम्र महज 20 साल की थी और उनकी शादी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट से हुई थी। जब राजा अपनी गद्दी पे बैठते हैं तो उन्हें विरासत में एक खाली राजकोष मिलता है। उनकी ट्रेजरी एकदम खाली रहती है। अब इसका कारण क्या है? कारण है लंबे समय से चल रहे युद्ध और साथ ही साथ वर्साइल के एक आलीशान कोर्ट को मैनेज करने में भी, उसको मेंटेन करने में भी अच्छा खासा खर्चा होता था। लुईस 16 ने भी अपने समय में फ्रांस जो गवर्नमेंट है उसने अमेरिका की लगभग 13 कॉलोनीज़ को आज़ादी दिलाने में मदद की थी उनके कॉमन एनिमी ब्रिटेन से। ब्रिटेन का दबदबा उस समय सारी दुनिया पे था और वो अमेरिका में भी अपनी कॉलोनीज़ बना के रखे थे। लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन उस समय के राइवल्स थे, तो फ्रांस ने हेल्प किया अमेरिका को कि वो ब्रिटेन से अपनी आज़ादी ले सके। लेकिन इस दौरान ब्रिटेन से आज़ादी दिलाने के दौरान उनको अच्छा खासा खर्चा करना पड़ता है। पर इस वॉर के तहत लगभग 1 बिलियन लिवरेज का डेट इनके ऊपर बढ़ जाता है, जो कि पहले से भी काफ़ी ज़्यादा था। अब फ्रांस पे डेट लगभग 2 बिलियन लिवरेज था। तो अब इसका होता क्या था कि जिसने भी सरकार को कर्जा दिया था,
अब वो उनसे 10% का इंटरेस्ट चार्ज करने लगते हैं इस लोन पे। अब जो कि सरकार को ये लोन चुकाना था और सरकार को अपने कमाई का एक मोटा हिस्सा ये कर्जे के इंटरेस्ट को चुकाने में जाता था। साथ ही साथ राजा को उसकी रेगुलर एक्सपेंसेस भी देखनी थी, जैसे एक आर्मी को मेंटेन करना, अपना कोर्ट रन करना, गवर्नमेंट ऑफिस और यूनिवर्सिटीज़ को मैनेज करना, और इस सब का भार किस पे पड़ना था? सारा भार पड़ना था टैक्सेशन पे। अब आइए ये देखते हैं कि क्या ये टैक्सेशन अकेले काफ़ी था इस मौजूदा स्थिति को संभालने के लिए, जबकि टैक्सेशन का क्या रोल था, कौन टैक्स देता था। इसे समझने के लिए हम फ्रांस की सोसाइटी को समझते थे। फ्रांस की सोसाइटी 3 भाग में बटी हुई थी, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट एस्टेट में नॉर्मली चर्च से संबंधित लोग रहते थे, सेकंड एस्टेट में नोबेल्टीज़ रहती थी, और थर्ड एस्टेट नॉर्मली उनका पीजेंटाइन पॉपुलेशन था। अब पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो जो उनका थर्ड एस्टेट था, 90% पॉपुलेशन फ्रांस की दरअसल थर्ड एस्टेट से ही बिलोंग करती थी। लेकिन जो लैंड ओनिंग पॉपुलेशन था, जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग थे, उनके पास लगभग 60% जो फ्रांस का टोटल लैंड है वो उन्हीं द्वारा होल्ड किया जाता था। अब पहले जो क्लर्गी वाले थे, माने चर्च से संबंधित लोग, उनको और साथ ही साथ नोबेल्टीज़ को कुछ ऐसे प्रिविलेजेस मिले थे जो उनके पैदाइशी थे, जैसे कि उन्हें टैक्सेस नहीं देने होंगे, और साथ ही साथ उनके कुछ फ्यूडल प्रिविलेजेस थे। अब भाई इसके चलते होता क्या था, सारा का सारा जो टैक्सेशन का बर्डन है वो अकेले थर्ड एस्टेट पे आ जाता था। और इसके अलावा चर्च क्या करता था, चर्च खुद भी एक टैक्स वसूलता था लोगों से, जिसको टीथेस बोलते थे, और जो नॉर्मली और एक जनरल टैक्सेशन था पब्लिक पे, उसको टेल बोलते थे। और ये तो गवर्नमेंट का जनरल टैक्सेशन था। साथ ही साथ कुछ ऐसे स्पेशल प्रोडक्ट्स पे अलग से टैक्स दिया जाता था, जैसे सॉल्ट हो गया, टोबैको हो गया। तो इसकी वजह से थर्ड एस्टेट को काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती थी, सारा का सारा बर्डन अकेले उन्हीं पे जा रहा था। तो आइए देखते हैं इससे इनको दिक्कतें कहाँ तक हो रही थी। द स्ट्रगल टू सर्वाइव। जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी 1715 में, वो 23 मिलियन थी, लेकिन 1789 तक आते आते ये बढ़ के हो चुकी थी 28 मिलियन तक, जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स पे भी अच्छा खासा डिमांड था। लेकिन अब डिमांड है तो सप्लाई होना ये ज़रूरी थोड़ी है। सप्लाई डिमांड के साथ कोप अप नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से दाम बढ़ रहे थे। ज़्यादातर फ्रांस के लोग एम्प्लॉयड थे वर्कर्स के तरीके से, जिनकी डेली वेजेस, डेली की पगार फिक्स थी। अब वो पगार उनकी इन बढ़ते हुए दामों के साथ मैच नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से गरीब और अमीर में ये जो फ़र्क है वो बढ़ता गया। ये इतना ज़्यादा हो गया कि जिसकी वजह से उनकी डेली लाइफ में सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन ऐसा कोई आम बात था, ये फ्रांस के जो पुराने रेजीम था 18वीं सेंचुरी से पहले तक, वो उसमें कॉमन था, ऐसे दिक्कतें होती रहती थी। भाई फूड ग्रेन्स वगैरह तो नॉर्मली मार्केट में अवेलेबिलिटी होती ही थी शॉर्टेज में, लेकिन अगर किसी साल थोड़ी सी सर्द बढ़ जाए, थोड़ी सी बर्फ़बारी हो जाए, तो उस साल का तो हार्वेस्ट और ज़्यादा डैमेज होता था और इससे दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी। अब ये हाउ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन, सब्सिस्टेंस क्राइसिस को कैसे होता था और आगे उसके क्या हुआ। देखिए, समय के साथ एक मिडिल क्लास की पॉपुलेशन इमर्ज हुई। मिडिल क्लास की पॉपुलेशन कौन थी? मिडिल क्लास की पॉपुलेशन वो लोग थे जिन्होंने अपना 18वीं सेंचुरी में, जब ओवरसीज़ का ट्रेड बढ़ रहा था, जैसे बाकी देशों में अमेरिकन पॉपुलेशन या इंडियन पॉपुलेशन जब कॉलोनी बन रही थी ब्रिटिश की, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से सप्लाई हो रहे थे, और जो मर्चेंट्स आते थे वो रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जाते थे और फिनिश गुड अपने यहाँ से बना के वापस हमें मार्केट्स में बेचते थे। तो वो जो ट्रेडर्स थे वो ट्रेडिंग ऑलमोस्ट इसी थर्ड स्टेट के कुछ जो रिच और प्रॉस्परस लोग थे वही करते थे। तो इस दौरान क्या हुआ, थर्ड स्टेट के कुछ ऐसे लोग भी उभर के आए जिनके पास अच्छी खासी वेल्थ एक्यूमुलेट हो गई, और जब उनके पास अच्छी खासी वेल्थ एक्यूमुलेट हुई तो उन्होंने एजुकेशन की तरफ भी अपना रुख किया। तो उसी थर्ड स्टेट में से कुछ लोग लॉयर्स हो गए, कुछ और बिजनेसमैन हो गए, कुछ काफ़ी मतलब अपने तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स वगैरह बनने लगे। अब जितने भी ये पढ़े लिखे लोग थे उनका ये मानना था कि ऐसी कोई प्रिविलेज नहीं होनी चाहिए जो केवल और केवल जन्म के आधार पे हो।
बल्कि इसकी जगह पे क्या होना चाहिए कि आप पर्सन की एबिलिटी को देखिए कि उसकी मेरिट क्या है, उस हिसाब से आप उसको जज करिए। बट जो प्रिविलेजेस थे वो तो बर्थ के आधार पे ही थे, जैसे कि आपने क्लर्की और नोबेल्टी के केस में देखा था। तो ऐसे आइडियाज़ जैसे कि फ्रीडम और इक्वालिटी जो सबके लिए होनी चाहिए, ये कुछ फिलोसफर्स उसको एक्सटेंसिवली डिस्कस करने लगे, जैसे जॉन लॉक हो गए, जीन जैक रूसो हो गए। तो जॉन लॉक ने अपनी किताब टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में ये चीज़ का साफ साफ शब्दों में विरोध किया कि ऐसी कोई डिवाइन राइट नहीं होनी चाहिए जो मोनार्क के पास होती कि केवल वही रूल करेगा और बाकी पब्लिक को बिना कुछ सोचे समझे, बिना सवाल किए उसकी बात को मानना पड़ेगा। साथ ही साथ रूसो ने भी अपने बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इन्हीं चीज़ों का जिक्र किया कि गवर्नमेंट और उसके लोगों के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जिसमें कि गवर्नमेंट कुछ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स वगैरह रन करे अपने पब्लिक के लिए। फिर मोंटेनेस्क्यू ने अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज में ये प्रपोज किया कि गवर्नमेंट में जो पावर्स हैं वो प्रॉपरली डिवाइड होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव, आपकी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में, जिसमें लॉ बनाने का एक अलग विंग होना चाहिए, लॉ को आपके एग्जीक्यूट कराने का अलग विंग होना चाहिए, और लॉ अगर फॉलो नहीं होता है तो उसको पनिश करने के लिए जुडिशरी नाम का एक अलग विंग होना चाहिए। इसी मॉडल को आगे चल के गवर्नमेंट ऑफ यूएसए ने फॉलो किया। जब वो 13 कॉलोनीज आज़ाद हुई तो उन्होंने अपने संविधान में ये जो राइट्स हैं और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन और शेयरिंग ऑफ पावर है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया। तो हम ये कह सकते हैं जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रूट्स कहीं ना कहीं फ्रांस के थिंकर्स द्वारा रखी गई है। फिर इन्हीं फिलोसफर्स के आइडियाज़ को आगे चल के बढ़िया से डिस्कस होने, जैसे सैलॉन्स में, कॉफ़ी हाउसेस में, ये आइडियाज़ अपने अच्छे से स्प्रेड होने लगे। वो बुक्स और न्यूज़पेपर के द्वारा भी फैलने लगे। कुछ लोग उसको ज़ोर ज़ोर से उसको नरेट भी करते थे ताकि वो लोग भी समझ पाएँ जो लोग पढ़ और लिख नहीं सकते। अब ये जब न्यूज़ लोगों के अंदर फैली कि लुई 16 फिर से टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं, तो इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा नाराज़ किया और वो इसी सिस्टम के खिलाफ आक्रोश दिखाने के लिए अपना प्रदर्शन चालू करने लगे। फिर आइए देखते हैं आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन फाइनली अपना फाइनल शेप कैसे लेता है। देखिए, हम पहले सेक्शन में ये समझ चुके हैं कि फ्रांस के ओल्ड रेजिम में आप किस तरीके से चीज़ें फंक्शन करती थी। मोनार्क के पास पूरी पावर नहीं थी कि वो अपने मर्जी के खिलाफ जब चाहे जब टैक्स बढ़ा सकता है। उसके लिए क्या करना था, उसके लिए उसे एस्टेट जनरल्स की एक मीटिंग बुलानी होती थी जिसमें तीनों एस्टेट के लोग इकट्ठा होंगे। लेकिन हाँ, ये मीटिंग बुलानी कब है ये केवल और केवल मोनार्क यानी कि राजा तय करता था। अब आज से पहले इस मौके की जो आज कंडीशंस बन गई हैं 1789 की, इससे पहले लास्ट टाइम मीटिंग बुलाई गई थी 1614 में। इसका मतलब एक अच्छा खासा समय बीत चुका था। देखिए, 5 मई 1789 की बात है। लुई 16 क्या करते हैं, इन एस्टेट जनरल्स की एक मीटिंग को बुलाते हैं। उनका उद्देश्य आप सबको साफ है, उन्हें टैक्स बढ़ाने थे। अब उन मीटिंग को होल्ड करने के लिए उनको वर्साइल का हॉल तैयार किया गया जहाँ पे वो होस्ट को मतलब होस्ट करेंगे अपने डेलीगेट्स को। तो उन डेलीगेट्स का मतलब ये जो तीनों स्टेट थे उनको अपने अपने नुमाइंदे भेजने थे। तो पहले और दूसरे स्टेट माने क्लर्की और नोबेल्टी ने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे जो राजा के दाहिनी और बाईं साइड बैठ गए। उसके बाद थर्ड स्टेट ने लगभग 600 मेंबर्स को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा। हालांकि उनको बैठने की जगह नहीं मिली, उन्हें सामने की तरफ जाके खड़ा होना पड़ा। देखिए, थर्ड स्टेट के ज़्यादातर वो लोग गए थे जो काफ़ी रिच, प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड थे। उसमें पीजेंट्स, आर्टिजन्स यानी वर्कर लोग और वुमेंस नहीं थी, उनको एंट्री नहीं दिया गया था। लेकिन हाँ, उन्होंने अपनी तकलीफ़ें और अपनी डिमांड्स को कुछ लेटर्स में लिख के उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ भेजा था। वो कुछ लेटर्स नहीं थे, ऑलमोस्ट 40,000 लेटर्स थे। देखिए, वोटिंग जो होनी थी वो इस सिद्धांत पे होनी थी कि हर एस्टेट को एक ही वोट मिलेगा। आप चाहे आप 300 लोग लेके आए हैं, चाहे 500 लोग लेके आए हैं, आपको कॉमनली एक डिसीजन पे आना होगा और कलेक्टिवली एक ही वोट देना है, जिसमें एक वोट फर्स्ट देगा, एक वोट सेकंड स्टेट और एक वोट थर्ड स्टेट। तो इसमें मामला साफ था, आपके मेंबर्स मायने नहीं रख रहे हैं। लेकिन इस बार थर्ड स्टेट इस बात पे अड़ गया। जो रूसो थे ना, हमारे फिलोसफर जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा था, उन्होंने अपनी किताब में ये जिक्र किया था कि वोटिंग जो होनी चाहिए वो कलेक्टिवली होनी चाहिए और हर एक पर्सन को एक एक वोट मिलना चाहिए। तो यही डिमांड रखते हैं थर्ड स्टेट वाले कि सबको एक एक वोट दो।
बट राजा इस डिसीजन को सिरे से नकार देता है कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। ये डिमांड को वो एकदम रिजेक्ट कर देता है। अब ये रिजेक्शन तो उनको हजम नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वॉकआउट कर दिया, वो हॉल से बाहर आ गए। तो फिर बाहर आते ही क्या किया, वो रिप्रेजेंटेटिव लोग जो 600 लोग आए थे, वो ये समझते थे कि वो पूरी फ्रांस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उस बिहार पे 20 जून के दिन वो असेंबल हुए कहाँ पे, एक इंडोर टेनिस कोर्ट में, जो वहीं पे मौजूद था वर्साइलेस के ग्राउंड में। वहाँ पे उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया और कसम खाई कि हम तब तक अपने आप को डिस्बैंड नहीं करेंगे, ये ग्रुप को बनाए रखेंगे जब तक हम फ्रांस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते। और वो नया कॉन्स्टिट्यूशन इस राजा के पावर्स को लिमिट करेगा। मतलब अब राजा अपनी मर्जी से नहीं चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा। देखिए, ये जो इनका असेंबली था, ये लीड किया जा रहा था मीराबू द्वारा और एबिसेस द्वारा। मीराबू कौन थे? मीराबू खुद एक नोबल फैमिली से थे, लेकिन वो इस चीज़ को मानते थे कि फ्यूडल प्रिविलेजेस माने जो बर्थ के बेसिस पे है, वो सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। और इस वजह से वो क्या किए थे, वो इन लोग को लीड कर रहे थे और पावरफुल स्पीचेस द्वारा अपने आप को मतलब संबोधित, क्राउड को संबोधित कर रहे थे। फिर उसी बगल एबिसेस कौन थे? एबिसेस ओरिजिनली एक पादरी थे, एक चर्च के आदमी थे, लेकिन उन्होंने भी ये थर्ड स्टेट वालों का साथ दिया। उन्होंने एक इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट मतलब दिया, उन्होंने एक बढ़िया आर्टिकल लिखा जिसमें उसका शीर्षक था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट आखिर में क्या है? ठीक है, देखिए, जब तक ये वर्साइलेस के हॉल में नेशनल असेंबली अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के चक्कर में थी, तब तक आइए देखते हैं बाकी फ्रांस में क्या हो रहा था। भाई उस साल एक कड़ाके की ठंड पड़ी थी। इसका मतलब क्या था? मतलब ये था कि उस साल की फसल अच्छी नहीं होने वाली है। फसल अच्छी नहीं होगी तो ब्रेड वगैरह के दाम बढ़ेंगे। अब जब दाम बढ़ रहे हैं तो साहूकार लोग करते क्या थे, वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते थे, गलत फ़ायदा उठाते थे और वो सप्लाईज़ को अपनी तरफ जमा कर लेते थे, जिससे क्या हो और अफरा तफरी का माहौल हो सके और दाम और ज़्यादा बढ़ सकें। लंबे लंबे लाइनों में लगने के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते थे और कई बार तो दुकानों को लूट भी लेते थे, वहाँ पे तोड़फोड़ भी मचाते थे। उसी समय क्या किया, राजा ने इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अपने आर्मी को पेरिस शहर में भेजा। अभी वही समय है 14 जुलाई वाला, जब पब्लिक वापस से नाराज़ होकर और एजिटेट करके क्या करती है, वर्साइल जेल को तोड़ देती है। देखिए, शहर में तो ये हो रहा था, लेकिन आसपास के इलाकों में भी ये रूमर फैल गया था कि जो नोबलमैन हैं उन्होंने कुछ गुंडों को हायर किया है ताकि वो क्या कर सके, वो जाके लोगों की पकी हुई फसलें बर्बाद कर सकें। अब इस डर के माहौल में उन्होंने क्या किया, वो भी क्या किए, वो उसी तरीके से रिएक्ट किए जिस तरीके से शहर में लोगों ने किया। वो भी लोग इकट्ठा हुए और वो नोबलमैन के घरों को, उनके महलों को लूटने लगे, अनाजों के गोदाम वगैरह लूटने लगे, चीज़ों को तोड़ने लगे और जो भी उनके जो उधारी वाले रजिस्टर थे जिनमें उनको मैनोरियल ड्यूज़ वगैरह लिखे थे, उनको जलाने और उनको बर्बाद करने लगे। अब ऐसी सिचुएशन में कौन सा नोबलमैन अपने घर पे बैठ के इनका इंतज़ार करेगा? वो लोग भाग भाग के अपने आसपास के इलाकों में जा के शरण लेने लगे। अब अपने राजा का क्या सीन था? राजा ने जब देखा कि उसकी प्रजा इतना रिवॉल्ट कर रही है तो उसने क्या किया, नेशनल असेंबली जो टेनिस कोर्ट में बनी थी उसको एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अब से संविधान के हिसाब से ही चलूँगा, आप लोग शांत हो जाओ। तो इससे थोड़ी शांति हुई। देखिए, उसी वक्त क्या किया, असेंबली ने एक कानून पास किया। कानून में ये था कि जो फ्यूडल ड्यूज़ वगैरह हैं इनको बंद करो, अलग से जो टीथेस वगैरह टैक्स जो चर्च वसूलती है उसको बंद करो, साथ ही साथ जो ये चर्च के अलग से प्रिविलेजेस हैं उनको छोड़ना पड़ेगा और चर्च की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी उसने अपने पास रखी हुई है, उसको गवर्नमेंट अपने कब्ज़े में ले ले। हालांकि ये तो फ़ायदेमंद साबित हुआ था, लगभग 2 बिलियन लिवरेज की प्रॉपर्टी को उनको जब्त किया गया था चर्च से। अब आते हैं, फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, माने फ्रांस ऐसा मोनार्की बन जाता है जिसमें राजा तो रहेगा लेकिन वो संविधान के हिसाब से काम करेगा। देखिए, असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन का अपना ड्राफ्ट कंप्लीट किया 1791 में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि वो राजा की पावर्स को लिमिट कर सके। जो पावर अकेले एक हाथों में थी, अब वो कानून बनाने की शक्ति लेजिस्लेचर के पास, कानून का पालन कराने की शक्ति एग्जीक्यूटिव और पालन ना होने पे सज़ा देने की जो पावर है वो जुडिशरी को जाती है। अब
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की किस तरीके से फंक्शन कर रही थी उसको आइए हम नीचे समझते हैं। देखिए 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसने पूरी पॉपुलेशन को दो भाग में बांट दिया था। इसमें क्या था, एक एक्टिव सिटीजन्स थे और एक पैसिव। केवल एक्टिव सिटीजन्स को ही वोट करने का अधिकार था। अब ये थे कौन लोग, ज़रा देखते हैं। उनमें ऐसे मेन थे, मेल, ध्यान दीजिएगा, ऐसे मेल थे जो 25 साल के ऊपर थे और उनके पास एजुकेशन थी और वो टैक्स देते थे लगभग कितना, जो एक आम मजदूर है उसके 3 दिन की पगार के बराबर या उससे ज़्यादा। अब इससे आप समझ लीजिए बाकी जो लोग हैं वो सब पैसिव हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है या वो 25 साल से कम है। और महिलाओं को तो कलेक्टिवली ही पैसिव में डाल दिया कि चाहे वो कितनी एजुकेटेड हो, कितनी भी प्रॉपर्टी हो उनके पास। तो देखिए, जो आपको अगर फर्स्ट वाले कैटेगरी में आना है एक्टिव सिटीजन में, तो आपको एक हाईएस्ट ब्रैकेट का टैक्स पेयर होना पड़ेगा। फिर देखते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो शुरुआत में ही घोषणा करता था राइट्स के बारे में, अधिकारों के बारे में, माने कि आपके क्या अधिकार होंगे। तो जैसे अधिकार में आपके राइट टू लाइफ था, आपको जीवन जीने का अधिकार था, आपको बोलने की आज़ादी थी, आपको अपने आप ओपिनियंस अपने रख सकते थे, आप सब न्याय के समक्ष बराबर थे, इक्वल थे लॉ के सामने। और इनको क्या कहा गया, ये नेचुरल राइट्स है और इनको कभी भी आप छीन नहीं सकते हैं इंसान से, वो प्राकृतिक है, वो इंसान को मिलने चाहिए, ठीक है। और ये सरकार की ड्यूटी है कि वो सिटीजन्स के अपने इस राइट्स को प्रोटेक्ट करे ताकि कोई इनका हनन ना कर सके। अब देखिए, सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो हम सबको बातें ऐसे ही नहीं बता सकते थे टेक्स्ट के फॉर्म में, तो वो कुछ पिक्चर्स का यूज़ करते थे। जैसे ये देखिए ब्रोकन चेन, ये माने जंजीर टूट गई, यानी आप गुलामी से आज़ाद हो गए। फिर ये बंडल है, बंडल्स जो लकड़ियों का, वो यूनिटी को दर्शा रहा है कि आप अकेले रहोगे तो शायद आप तोड़ भी दे जाओ, लेकिन आप बंडल में रहोगे, ग्रुप में रहोगे, यूनाइटेड रहोगे तो आपका स्ट्रेंथ अलग रहेगा। तो इसी तरीके एक सिंबल, जैसे आपकी ये ट्रायंगल वाली आँख है वो नॉलेज को बता रही है, ये जो सेप्टर है वो आपके रॉयल पावर को शो कर रहा है, ये जो स्नेक है रिंग के फॉर्म में, ये आपका इटर्निटी को दिखा रहा है कि माने ये जो सिलसिला है वो चलता रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। ये लाल टोपी वो मजदूर, वो स्लेव पहनते थे जो आज़ादी को, मतलब जिनको फ्री कर दिया गया था। तो आप ये पहन रहे हो, उसका मतलब आप अब क्या हो चुके हो, आज़ाद हो चुके हो। फिर एक कलर था ब्लू वाइट रेड, ये फ्रांस के नेशनल फ्लैग का कलर है। आपकी ये पंखों वाली औरत है, ये लॉ को दिखा रही है। ये टैबलेट है जो लॉ का, ये बता रहा है कि यही कानून सबके लिए है और सब लोग कानून के सामने इक्वल हो। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस मोनार्की को एबॉलिश करता है, मतलब अब राजा को प्रॉपरली वो इंस्टीट्यूशन ख़त्म कर दिया जाएगा और फ्रांस क्या बन जाएगा, एक रिपब्लिक, माने गणतंत्र। तो देखिए जब फ्रांस में सिचुएशन आगे के समय देखते हैं तो टेंस ही रहे। कैसे, देखिए लुई 16 ने संविधान को तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन पीछे वो प्रूशिया के किंग से, प्रूशिया माने आप समझ लीजिए आज का जर्मनी, वो कुछ उस इलाके की बात हो रही है, तो प्रूशिया के साथ ये सीक्रेटली कुछ अलायंस बना रहे थे, कुछ निगोशिएशन कर रहे थे, क्योंकि भाई देखिए आसपास के देश भी काफ़ी घबराए हुए थे, वो लोग भी अपनी मोनार्की ही चला रहे थे, तो उनको भी डर था कि आगे चल के कहीं ऐसा ना हो कि उनकी पब्लिक भी इसी तरीके से रिवॉल्ट करके अपने राजा को हटा दे या कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा उसकी पावर्स पे लिमिटेशन लगा दे, और कोई राजा ये नहीं चाहेगा। तो भाई ऐसा कुछ हो पाता उससे पहले ही नेशनल असेंबली को उसकी भनक लग गई। अब नेशनल असेंबली जो कि उस समय की काफ़ी पावरफुल इंस्टीट्यूशन थी, उसने क्या किया, वोट करके 1792 में ही प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग की घोषणा कर दी। अब जंग के लिए जो आपके सैनिक चाहिए वो तो देखिए फ्रांस के चारों तरफ से यूं ही खुद से चल के आ रहे थे आर्मी में भर्ती होने के लिए। उन्होंने इस तरीके से देखा कि हमारी ये लड़ाई उस इंस्टीट्यूशन, उस मोनार्की के खिलाफ है जिसने सदियों तक हमारे ऊपर अत्याचार किया है, और जब हम आज़ाद होने लगे तो अब इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए हमें अपनी इस रिपब्लिक को, अपनी फ्रीडम को बचाने के लिए हमें एकजुट होकर इनके इस खिलाफ जंग करनी होगी। तो लोग इकट्ठा हुए और अपनी मार्च करते हुए, परेड करते हुए पेरिस की तरफ जा रहे थे, और उस दौरान उन्होंने मार्सेलिस का गाना गाया जो लिखा गया था रॉगेट डे एल आइल द्वारा। तो मार्सेलिस सॉन्ग हालांकि आज के फ्रांस का, प्रेजेंट डे का नेशनल एंथम भी है। देखिए अब वॉर होगी तो ये नहीं पता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल पता है कि आर्थिक संकट तो आएगा ही आएगा,
क्योंकि देखिए लोग जो है मेल पॉपुलेशन लड़ाई के लिए आगे चली गई है, बचा कौन पीछे? बची हैं सिर्फ औरतें। अब औरतों की ये जिम्मेदारी आ गई कि अब उन्हें फैमिली को भी देखना है, फैमिली के लिए पैसे भी कमाने पड़ेंगे और उनका ध्यान भी रखना पड़ेगा। देखिए ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो औरतों की, जो ये थर्ड स्टेट वाली पॉपुलेशन थी, वही ये उनके ऊपर ड्यूटी आएगी, क्योंकि क्या है, ये सारा रेवोल्यूशन ही कौन कर रहा है? थर्ड स्टेट। अब देखिए ये जो औरतें थी वो काम क्या करती थी? वो नॉर्मली अपना यही घरेलू काम करती थी, जैसे कि फूल पत्ती बेचना हुआ, सब्जियां बेचनी हुई, और कई बार लोगों को मतलब बड़े घरों में वो नौकरानी का भी काम करती थी। तो देखिए अब हुआ क्या, 1791 में जो सिचुएशन थी, वो जो पॉलिटिकल राइट्स वगैरह दिए गए थे, वो आपको याद है कि वो सिर्फ रिचर सेक्शन को दिए थे, जिनके पास प्रॉपर्टी थी, जिनके पास एजुकेशन था, या जिनकी एज 25 प्लस थी। मतलब जो पैसिव सिटीजन थे अभी उनको मिला कुछ नहीं। तो वैसे लोग क्या करने लगे, वो लोग भी पॉलिटिकल क्लब्स बनाने लगे। वो ये सोचते थे कि किसी भी तरीके से हमारी भी आवाज़ जो है वो गवर्नमेंट तक जाए। तो ऐसे काफ़ी बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स और इंस्टीट्यूशंस फॉर्म होने लगे, जिनमें से सबसे सक्सेसफुल जो था, जो सबसे पॉपुलर क्लब था, वो जैकोबिन क्लब था। अब जैकोबिन क्लब का नाम कहाँ से आया? वो जेकब थे, सेंट जेकब थे, जो फॉर्मर कॉन्वेंट के वो थे पेरिस में, उन्हीं के नाम पे था। देखिए औरतों ने भी अपने क्लब्स बनाए थे इस दौरान, जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम जैकोबिन पे फोकस करते हैं। जैकोबिन क्लब जो थे, जो लोग थे जैकोबिन क्लब के, वो समाज के जो निचले हिस्से से आते थे। मतलब वो छोटे मोटे शॉपकीपर्स होते थे, उनमें जैसे कारीगर वगैरह थे, जूते बनाने वाले, पेस्ट्री की मतलब बावर्ची वगैरह, या घड़ी बनाने वाले, या प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में काम करने वाले, या नॉर्मली नौकर चाकर जो डेली वेज पे अपना वर्क करते थे। और उनके सरदार थे महाराज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब मैं उनको महाराज कहाँ कह रहा हूँ, आप आगे चल के समझ लेंगे। अभी देखिए जो ये जैकोबिन का ग्रुप था, वो अपने आप को अलग दिखाना चाहते थे सोसाइटी से। वो वहाँ का जो फैशन था, जो कल्चर था, उसको बिल्कुल ही वो लोग अपने पे नहीं लाते थे। जैसे कि नॉर्मली जो पॉपुलेशन थी, वो जो अपर क्लास थे, जो नोबल्स थे, वो नी ब्रीचेस वगैरह पहनते थे, मतलब जो आज का कैफरी टाइप का पैंट था वहाँ तक, और उसके बाद उनके बूट्स वगैरह रहते थे। उसके बदले ये जैकोबिन वाले भाई साहब लोग क्या करते थे, ये लंबे लंबे ट्राउज़र पहनते थे, जो नॉर्मली उस वक्त के डॉक वर्कर्स पहना करते थे। आप इस फोटो में देख सकते हैं। देखिए इससे वो लोग ना टोटली अपने आप को इस कल्चर से अलग दिखाते थे। इन जैकोबिन्स को हम एक और नाम से जानते हैं, जिनका नाम था सैन कुलोटस। इसका मतलब होता है दोज विदाउट नी ब्रीचेस, ऐसे लोग जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते। ठीक है, और सैन कुलोटस साथ में और क्या करते थे, वो लाल टोपी पहनते थे, जो लिबर्टी दर्शाता था, कि मतलब वो टोपी जो स्लेव्स फ्री होने के बाद पहनते थे। लेकिन हाँ, ये औरतों का अलाउड नहीं था, क्योंकि औरतें अभी भी उनके हिसाब से फ्री नहीं थी। ठीक है, समर माने गर्मी का टाइम था 1792 में। तो जैकोबिन्स क्या करते हैं, एक प्लान करते हैं, जिसमें क्या करेंगे, वो एक इंसरेक्शन प्लान करते हैं, जिसमें वो एक अच्छी खासी मात्रा में मतलब पेरिस के कुछ लोग अच्छी खासी मात्रा में काफ़ी गुस्से में थे। किस वजह से गुस्से में थे? क्योंकि वो जो ब्रेड के प्राइसेस थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। हुआ क्या, 10 अगस्त की सुबह को ये टुलरीज के पैलेस पे हमला कर देते हैं, जहाँ पे राजा के गार्ड्स को ये मार देते हैं और खुद राजा को बंदी बना लेते हैं। जैकोबिन लोग की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, उसी के बाद क्या होता है, असेंबली वोट करके रॉयल फैमिली को बंदी बना लेती है, उनको जेल में डाल देती है। उसके बाद इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस होने के बाद जितने भी जो 21 साल या उसके ऊपर के लोग थे, उनको वोटिंग का राइट दे दिया जाता है। मतलब अब वो वाला सिलसिला एक्टिव पैसिव का नहीं रहेगा। बस जो लोग भी मेन हैं, अभी भी मेन की बात हो रही है, वुमेन नहीं आई हैं वोटिंग राइट लेके। मेन को जो भी लोग 21 साल के ऊपर थे, अब चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे अनपढ़ हैं, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे एकदम कंगाल है, सबको वोटिंग का राइट मिल गया। इससे एक नया गवर्नमेंट बना, नई असेंबली बनी, जिसको कन्वेंशन बोला गया। 21 सितंबर 1792 को क्या हुआ, फ्रांस ने मोनार्की को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया और खुद को एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र घोषित कर दिया। रिपब्लिक वो होता है
जहाँ के लोग इलेक्शन द्वारा चुने जाते हैं, इवन जो गवर्नमेंट का हेड है वो भी। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है कि मान लो मोनार्क है तो उसका बेटा राजा बन जाएगा आगे चल के, ऐसे कुछ नहीं। डायरेक्ट जो पब्लिक ने जिसको चुन लिया बस वही। हाँ, आगे चल के क्या होता है, लुई 16 को मौत की सज़ा सुना दी जाती है। कारण उनका दोष क्या रहता है, उन पर गद्दारी का आरोप लगता है। तो 21 जनवरी 1793 को उन्हें सबके सामने पब्लिकली पैलेस, जगह कौन सी थी, ला कॉन्कार्डे, वहाँ पे उनको मौत की सज़ा दी जाती है। समय के कुछ ही बाद ही उनकी जो रानी थी मैरी एंटोइनेट, उनके साथ भी यही होता है। अब शुरू होता है खौफ का दौर। खौफ का दौर यानी हमारे महाराज मैक्सवेल का दौर। अब आपको पता चलेगा कि मैं उन्हें महाराज क्यों कह रहा हूँ। समय था 1793 से 94 का। इस दौरान रॉबespierre भाई क्या करते हैं, एक कठोर पॉलिसी अपनाते हैं जिनमें उनको जिस पे भी डाउट होता था, जिसको भी वो सोचते थे कि उनकी रिपब्लिक का वो दुश्मन है, जिसमें चाहे पुराने नोबल्स हो गए, चर्च वाले लोग हो गए, अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो गए, या इवन उनके खुद की पार्टी के लोग जो उसके तौर तरीके से सहमत नहीं थे, उनको वो अरेस्ट करता था, जेल में डालता था। फिर क्रांतिकारी कोर्ट में उनको ट्रायल करवाता था। अगर कोर्ट को गिल्टी या दोषी करार दिए जाते हैं, दोषी पाता है, तो उन्हें गिलोटाइन कर दिया जाएगा। अब गिलोटाइन क्या होता है, गिलोटाइन भाई साहब समझ लो कि 2 पोल लगा दो, उनके बीच में रस्सी से एक बढ़िया अच्छा खासा एक ब्लेड लटका दो, और सामने जिस आदमी को सज़ा हो रही है उसको घुटने के बल सर आगे करके वहाँ पे बैठा दो। रस्सी ढीली की जाएगी, वो ब्लेड जोर से उनके गर्दन पे गिरेगा और उनकी टोकरी में जो सामने लगा है उनका सर कट के उस टोकरी में गिर जाएगा। काफ़ी कठोर है ये, और इसको बनाया था डॉक्टर गिलोटाइन ने, इसीलिए उनके नाम पे उनके मशीन का नाम भी रख दिया गया है गिलोटाइन। अब रॉबespierre की गवर्नमेंट क्या करती थी, रॉबespierre की गवर्नमेंट ने भाई कुछ सीलिंग लगा दी थी, मतलब कि अब इनके पास पावर था, पब्लिक में इनका खौफ था, तो ये जो चाहे वो कर सकते हैं। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने दाम वगैरह जो बढ़ रहे थे उसका समाधान निकालने के लिए ये कह दिया कि एक फिक्स्ड अपर प्राइस लगा देता हूँ, एक MRP बना देता हूँ। मतलब कोई भी दुकानदार उससे ज़्यादा महंगे दाम में चीज़ों को नहीं बेच सकता। वो रेट गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है, आप उसके ऊपर नहीं बेच सकते। और सबको क्या कह दिया कि सब सिंपल टाइप का एक सेम लाइफस्टाइल जिएंगे। इवन खाने पीने की चीज़ें, जैसे कि जो पहले के लोग क्वालिटी वाला जो आटा से अपना ब्रेड वगैरह खाते थे वो बंद कर दिया गया। उन्हें प्लेन ब्रेड खाना था, जिसको इक्वालिटी ब्रेड बोला गया था, वो जो पूरी तरीके से गेहूं का बनता था। साथ ही साथ बोलचाल की भाषा में भी इक्वालिटी लाने लगे, जैसे कि किसी को सर या मैडम नहीं बोला जाएगा, सब लोग, सारे फ्रांस के लोग क्या हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स कहलाएंगे। उसके बाद उन्होंने चर्च वगैरह को भी बंद कर दिया, और चर्च की बिल्डिंग को गवर्नमेंट ऑफिस या बैरक्स में कन्वर्ट कर दिया गया। रॉबespierre अपनी पॉलिसीज़ को एकदम कठोर तरीके से चालू करते रह गए, मतलब उसी को जारी किए रह गए। लेकिन फाइनली होता क्या है, जुलाई 1794 में लोग परेशान होकर इन्हीं महाराज को अरेस्ट करके और अगले दिन ही फटाफट इन खुद को, मतलब रॉबespierre जी को ही गिलोटाइन में भेज देते हैं ताकि लोग गुड रिडेंस। अब आता है डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस। मतलब कि जब जैकोबिन गवर्नमेंट गिरी तो फिर से जो अमीर मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने पावर को सीज करने की कोशिश की, एक नया संविधान बनाया, और फिर से जो बिना प्रॉपर्टी वाले थे उनको वोटिंग राइट नहीं दिया। और इस दौरान उन्होंने 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल को इलेक्ट किया, और साथ ही साथ एक अकेले को हेड ना बना के उन्होंने 5 मेंबर के एग्जीक्यूटिव ग्रुप को हेड बनाया, क्योंकि देख चुके थे अकेला आदमी रॉबespierre भी हो सकता है। इसीलिए अगर 5 लोग रहेंगे तो कोई भी अपनी पावर को एक्सट्रीम नहीं ले जा सकता है, और सब लोग मतलब आपस में सहमति से डिसीजन लेंगे तो शायद सबके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन होता क्या, फाइनली असल में हुआ क्या, जो 5 लोग थे वो आपस में एक दूसरे का बाल नोचते रह जाते थे और कोई डिसीजन पे पहुंच ही नहीं पाते थे। इसकी वजह से ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई, उसने रास्ता प्रशस्त किया हमारे मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट का। देखिए उसके पास क्या था, जो ये चेंजेस हुई गवर्नमेंट में, इसमें आपके कुछ आइडियाज़ थे जैसे फ्रीडम का, इक्वालिटी का, फ्रेटर्निटी का, वो रह गया फ्रांस के साथ।
वो पब्लिक को मोटिवेट करने वाली चीज़ें थी, तो फ्रांस से कभी अलग ही नहीं हुई। वो आगे भी जो गवर्नमेंट्स आई, चाहे आपके नेपोलियन की बात कर लो या उसके बाद भी, ये चीज़ें रह गई, फ्रांस के साथ चलती रही हमेशा। अच्छा, अब इस बीच में हम देखते हैं कि वुमेन को हम बार बार जो नहीं आगे बढ़ा रहे हैं, वो वुमेन्स का हाल क्या था। देखिए, शुरुआत से ही वुमेन क्या थी, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी हर चीज़ों में। पार्टिसिपेट करने के दौरान उनको ये उम्मीद रहती थी कि इससे इनकी कंडीशन चेंज होगी, उनको पॉलिटिकली कुछ रिकग्निशन मिलेगा और साथ ही साथ कुछ ऐसे मेजर्स आएंगे जिनसे उनकी लाइफ बेटर हो सके। देखिए, मोस्टली जो थर्ड स्टेट के लोग औरतें थी, उसका मैंने आपको बताया था कि वो लोग क्या होती थी, ज़्यादातर या तो कपड़े धुलने का काम, फूल पत्ती, फल सब्जी, ये सब बेचने का काम करती थी मार्केट्स में, या फिर डोमेस्टिक सर्वेंट के तरीके से काम करती थी अमीर लोगों के घर में। देखिए, इनको एजुकेशन का कोई राइट नहीं था, जॉब ट्रेनिंग नहीं थी इनके पास, तो एक काम और करती हैं क्या, जो कुछ औरतें जैसे कि जो बड़े बड़े नोबलमैन की बेटियां या उनके घरों की लड़कियां, वो पढ़ सकती थी कॉन्वेंट वगैरह में। देखिए, वो पढ़ाई करती, पढ़ाई के बाद उनकी फैमिली उनके लिए एक अच्छा सा रिश्ता अरेंज कर देती। और वर्किंग वुमेन को वो कुछ भी काम करे, उनको अपने फैमिली का ध्यान तो रखना ही रखना है, पानी भर के लाना ही लाना है, ब्रेड वगैरह लाइन में लग के उनको बच्चे के लिए लाना है, बच्चों का ध्यान भी रखना है। और सारा काम करने के बावजूद भी उनकी पगार मेल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में कम ही रहती थी। अब इस वजह से क्या था, इस वजह से औरतों ने क्या किया, अपने कुछ पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, जिससे क्या था, वो अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती थी। अब इस दौरान लगभग 60 क्लब फ्रेंच सिटीज़ में बन गए। जो सबसे फेमस वाला था वो था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। देखिए, इनकी जो मेन डिमांड थी उनमें से एक थी कि सेम पॉलिटिकल राइट मिलना चाहिए, मतलब वोटिंग का सेम राइट होना चाहिए, गवर्नमेंट में सेलेक्ट होके अपनी असेंबली में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का सेम राइट होना चाहिए, वो गवर्नमेंट का हिस्सा सेम तरीके से रह सकें। देखिए, शुरुआत की जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाला टाइम था, उस समय तो औरतों को थोड़ी सी लीनियंसी मिल रही थी। जैसे उनको पढ़ने का अधिकार मिल गया था, वो उनके पिताजी लोग, उनके फैमिली के बड़े लोग उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी शादियां नहीं कर सकते थे। शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से माना जाता था, जिसमें दोनों पार्टीज़ को इक्वल अधिकार था कि वो चाहे डिवोर्स हो चाहे साथ रहना हो, वो दोनों लोग अपने तरीके से प्रॉपरली उसको डिमांड कर सकते थे। जैसे कि अगर इवन एक औरत चाहे तो भी वो डिवोर्स ले सकती, औरतों को जॉब ट्रेनिंग वगैरह भी मिलती थी और वो कुछ छोटे मोटे अपने बिजनेस भी रन कर सकते थे। लेकिन देखिए, ये इनका स्ट्रगल चलता रहा, लेकिन जब मैक्स वेल भाई का टाइम आया, मतलब टेरर वाला जो टाइम था, उसमें क्या हुआ, उसमें गवर्नमेंट ने डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया कि जितने भी ये वुमेन के पॉलिटिकल क्लब हैं सबको बंद करो, सबको बैन कर दिया, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी इनकी नहीं होने दी। तो जो कुछ खास औरतें थी जो ये क्लब्स वगैरह को चला रही थी, जो प्रॉपर लीडरशिप में थी, उनको पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया और उन्हें से कईयों को तो मौत की सज़ा भी दे दी गई। देखिए, उनका, औरतों का ये मूवमेंट जो है वोटिंग राइट के लिए या बराबर पगार के लिए, ये चलता रहा लगभग 100-200 साल तक। जो इनका फाइट था वो एक नेशनल, एक इंटरनेशनल सिंबल बना। लोग पूरी दुनिया के जो फ्रेंच वुमेन का एक एग्जाम्पल तरीके से लेते थे, उनको इंस्पायर करता था कि हाँ देखो, ये फ्रेंच लेडीज़ किस तरीके से अपने हक के लिए लड़ रही हैं। लेकिन लड़ाई का परिणाम उनको मिला काफ़ी लेट। 1946 का टाइम था जब फ्रांस की औरतों को फाइनली वोटिंग का राइट मिला। 1946 यानी एक साल बाद इंडिया 1947 में आज़ाद हो गया था, तब जाके उनको वोटिंग का राइट मिल पाया था। अच्छा, इस दौरान स्लेव्स का क्या हाल था, जो मजदूर थे, जो बंधुआ मजदूर थे, उनका हम देखते हैं। देखिए, जो सबसे प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्म था जैकबिन गवर्नमेंट का, जैकबिन गवर्नमेंट ने कई सारे सही और गलत काम किए थे। उनमें से एक काम जो उन्होंने किया था कि स्लेवरी को प्रॉपरली अबॉलिश कर दिया था, बंद कर दिया था स्लेवरी को, फ्रांस में भी, फ्रांस शहर में भी, मतलब देश में भी, और उसकी सारी कॉलोनीज़ में भी जो कैरेबियन में थी, जैसे मार्टिनिकी हो गया, ग्वाडेलूप हो या उसके सेंट डोमिनिक हो, वहाँ पे सब जगह पे प्रॉपरली एकदम स्लेवरी को बंद कर दिया था, ताकि ये जो तीनों कॉलोनीज़ थी वहाँ से अच्छी खासी कमोडिटीज़ का
मतलब सप्लाई होता था, जैसे टोबैको हो गया, इंडिगो हो गया, मिठाई था, शुगर हो गया, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें वहाँ से आती थी। देखिए भाई, जब काम हो रहा है, ये प्लांटेशन हो रहा है, तो वहाँ के लिए वर्कर्स भी चाहिए। बिना वर्कर्स के ये सारे जो आपके प्लांटेशन है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब प्लांटेशन के लिए जो वर्कर्स हैं उसके लिए सप्लाई कहाँ से आएगी वर्कर्स की? यूरोपियंस तो वहाँ जाना नहीं चाहते थे, वो उतनी दूर उतना डिस्टेंस कवर करके समुद्र के उस पार जाके काम करना उनके लिए सूटेबल नहीं था। तो भाई ये प्लांटेशन को मतलब वर्कर सप्लाई करने के लिए एक ट्रायंगुलर ट्रेड चलता था। मतलब जहाज़ निकलती थी आपके बोर्डो या नैंटेस के पोर्ट से, फ्रांस, मतलब जो पोर्ट था बोर्डो या नैंटेस का, फ्रांस में शिप वहाँ से निकलती थी। जो मर्चेंट्स थे उसको बैठ के वहाँ से रवाना होते थे, वो जाते थे अफ्रीका। पहले अफ्रीका से जाके वहाँ से लोकल चिकन से स्लेव्स को ख़रीदते थे। स्लेव्स को ख़रीदने के बाद उन्हें हथकड़ी जंजीर पहनाते थे और उन पर ठप्पा लगा के ब्रांडिंग करके उन्हें जहाज़ों में भर देते थे। टाइटली एकदम लाद के वहाँ से 3 महीने की लंबी जर्नी पे भेज देते थे। उसके बाद वो अटलांटिक महासागर को क्रॉस करके कैरेबियन पहुँचते थे, जहाँ से उनको प्लांटेशन के लिए जो ओनर्स थे उनको ख़रीद लेते थे। प्लांटेशन ओनर्स को उनको बेच दिया जाता था और वहाँ पे वो अपना काम चालू रखते थे। पूरी अपनी मेहनत से, पूरी शिद्दत से ये अफ्रीकन नीग्रोस वहाँ पे काम करते थे। देखिए, जो बोर्डो और नैंटिस का पोर्ट है उस वक्त का काफ़ी फ्लोरिशिंग पोर्ट बन गया था, केवल और केवल स्लेव ट्रेड की वजह से। देखिए, 19वीं सेंचुरी में थोड़ा सा क्रिटिसिज्म तो था स्लेवरी को लेके, लेकिन नेशनल असेंबली उसके बारे में बोलने से हिचकिचाती थी। वो ये जानती थी कि भाई इससे बिजनेसमैन खुश नहीं होंगे, क्योंकि बिजनेसमैन का जो बिज़नेस है, चाहे वो आप जो भी अच्छा बुरा सोचो, लेकिन चल रहा है इसी स्लेव्स के व्यापार से। स्लेव्स वहाँ काम कर रहे हैं, तब जाके वहाँ से कमोडिटीज़ यूरोप में आ रही हैं। अगर आप स्लेव्स को नहीं भेजोगे, बंद कर दोगे, तो उनका बिज़नेस बंद हो जाएगा और उन्हीं बिजनेसमैन के दिए गए टैक्सेस से आपकी गवर्नमेंट चल रही है। तो आपको तो ये चीज़ सोच विचार के करना पड़ेगा। अब ये रॉबेस्पियर भाई ने इतनी दूर का सोचा नहीं, वो डायरेक्ट बंद कर दिए। बंद करने के बाद हुआ क्या, उस समय तो ऐसी सिचुएशन रही, लेकिन 10 साल बाद जब नेपोलियन वापस आया तो उसने स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब फिर से क्या हुआ, फिर से उन अफ्रीकन नीग्रोस को पकड़ पकड़ के लाया जाने लगा ज़बरदस्ती यहाँ पे कैरेबियन में काम कराने के लिए। स्लेवरी फाइनली एबॉलिश कब होती है फ्रांस में और उसके कॉलोनीज़ में? 1848 में। ओके, रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। क्या इसमें हम एक सवाल से शुरू करते हैं बात, क्या पॉलिटिक्स आपको कितना इन्फ्लुएंस कर सकती है? आप उससे इन्फ्लुएंस होकर कुछ लैंग्वेज पे फोकस करने लगोगे, कुछ अलग तरीके की किताबें पढ़ने लगोगे? आइए देखते हैं। 1789 में जो रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद किस तरीके से वहाँ के लोगों की लाइफ्स बदली, हम देखते हैं। पहले तो जब उन्होंने सबसे पहला इवेंट था, वर्साइल जेल को तोड़ा था, उसके बाद क्या हुआ था? क्या कुछ बदला था? जी हाँ, बिल्कुल। उसमें सेंसरशिप अबॉलिश हो गई थी। मतलब उसके पहले जो फ्रांस का ओल्ड रेजिम था, उसमें क्या किताबें छपेंगी, क्या कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी, क्या न्यूज़पेपर्स वगैरह रहेंगे, क्या नुक्कड़ नाटक होगा, सब कुछ राजा या उनके लोगों से पूछ के होता था। अगर उनमें उनको कुछ भी लगता था कि हाँ ये राजा के नीतियों के या इवन राजा के विरुद्ध है, तो उस पार्ट को उनको काट देना होता था। वो पार्ट आप न्यूज़पेपर में छाप नहीं सकते, नुक्कड़ नाटकों में दिखा नहीं सकते। तो ये सारी दिक्कतें थी। लेकिन जब वर्साइल जेल को तोड़ा गया तो सेंसरशिप प्रॉपरली बंद हो गई। अब आप अपने विचारों को खुल के प्रकट कर सकते हैं, चाहे आप न्यूज़पेपर पैम्फलेट्स की बात कर लें या आपके नुक्कड़ नाटक हो गए, सब तरीके से आप विविडली अपने आइडियाज़ को डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे लोग भी जो मोनार्की के ख़िलाफ़ हैं या मोनार्की के सपोर्ट में, सबको पूरी फ्रीडम थी कि वो अपने विचारों को अपने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते थे। इससे हुआ क्या, जो ये आइडियाज़ थे वो आइडियाज़ आप प्रॉपरली डिस्कस कर सकते थे, लिबर्टी का, फ्रेटर्निटी का, इक्वलिटी का। अब अगर आप रिटन मटेरियल तक की सीमित रखते तो शायद वही लोग समझ पाते जो लोग पढ़े लिखे थे। लेकिन अब आप नुक्कड़ नाटक हुआ या पैम्फलेट्स वगैरह छपा रहे हो, कुछ ऐसे कलरफुल पिक्चर्स यूज़ कर रहे हो, तो उससे वो पॉपुलेशन भी उस चीज़ को इंटरसेप्ट कर पा रही है जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो रीडिंग राइटिंग नहीं जानती है। अब हम आ जाते हैं इसके चैप्टर के कंक्लूजन में। होता क्या है, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट खुद को फ्रांस का बादशाह घोषित करते हैं
और बादशाह बनने के बाद वो आसपास की टेरिटरीज़ पे भी अपनी बादशाहत फैलाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो करते क्या, वो जाते वहाँ के राजा को उसके गद्दी से डिथ्रोन करते और उनकी जगह पे अपने फैमिली के किसी मेंबर को वहाँ पे बैठा देते। नेपोलियन को लगता था कि उसका रोल है कि वो पूरे यूरोप का एक मॉडर्नाइज़र है, यूरोप को वो मॉडर्नाइज़ करने के लिए आया है, जिसकी वजह से वो कई सारे अपने लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। जैसे कि प्रॉपर्टी का राइट, मतलब आपके पास क्या है, आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हो। साथ ही साथ वेट और मेजरमेंट का सिस्टम भी उसने यूनिफॉर्म बनाया। मतलब ऐसा नहीं, पहले क्या होता था कि कहीं पे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आता है तो कहीं पे 1 मीटर में 90 सेंटीमीटर ही आता था। तो ये चीज़ें काफ़ी ट्रेड में, व्यापार में दिक्कत करती थी। तो नेपोलियन ने क्या किया, इस सबको यूनिफॉर्म कर दिया। तो कुछ लग रहा है कि हाँ मतलब बढ़िया काम किया, बट शुरू में ही ऐसा लगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी में कोई बुराई ना हो? तो यहाँ बिल्कुल थी। शुरू में नेपोलियन को सब लोग हीरो के तरीके से मानते थे। ऐसा मानते थे कि नेपोलियन जहाँ जा रहा है वहाँ फ्रीडम ला रहा है, वो लिबरेट कर रहा है लोगों को। लेकिन समय के साथ ये पता चला कि जहाँ पे नेपोलियन जा रहा है वहाँ पे लोगों को कुछ चीज़ें तो दे रहा है लेकिन कुछ नहीं भी दे रहा है। जैसे पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, मतलब आप अगर आपको फ्रीडम है तो आप ये नहीं चुन सकते हो कि चलो नेपोलियन, मैं तुम्हारी जगह पे किसी और को अपना राजा चुनता हूँ या लीडर चुनता हूँ। ये पॉलिटिकल फ्रीडम तो बिल्कुल नहीं थी। दूसरी बात, जब भी नेपोलियन को लगता था कि उसकी आर्मी कुछ शॉर्टेज में है, कुछ सोल्जर्स कम पड़ रहे हैं, तो लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती भी करता था। ये चीज़ भी शायद सबको पसंद नहीं आ रही थी। तो इसके साथ हुआ क्या कि नेपोलियन की आर्मीज़ को धीरे धीरे एक आक्रमणकारी फोर्स जैसा लोग देखने लगे कि वो एक आक्रमणकारी है, वो आके केवल उत्पात मचा रहा है। देखिए, सूरज कितना भी गर्म हो, जो एक बार उदय हुआ है तो अस्त भी होगा। उसी तरीके से नेपोलियन जब 1804 में पावर में आए थे तो फाइनली 1815 में वो वाटरलू की बैटल में हारते भी हैं। जो उसके बहुत सारे आइडियाज़ थे वो रह गए फ्रांस के साथ। जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रांस में जैसे कुछ आइडिया जो इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की थी, वो फ्रांस से कभी अलग नहीं हुई। वो फ्रांस के लिए एक लेगेसी, एक विरासत के तरीके से रह गई, जो कि नेपोलियन के बाद भी वहाँ पे बिल्कुल कायम रही। जो आपका फ्रांस का ये जो आइडिया है लिबर्टी, इक्वालिटी वाला, वो फ्रांस के साथ साथ बाकी यूरोप में भी फैलने लगा। वहाँ से भी जो फ्यूडल सिस्टम है वो धीरे धीरे अबॉलिश हुआ, और जो बड़े बड़े देशों ने अपनी कॉलोनीज़ बना रखी थी, वो कॉलोनीज़ ने भी धीरे धीरे अपना फ्रीडम असर्ट किया। वो अपने आप को उनकी कैद से आज़ाद मानने लगे और ख़ुद को एक सोवरिन नेशन के तरीके से एस्टैब्लिश करने लगे। आपके इंडिया की भी बात करें अगर, तो इंडिया के कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ जैसे टीपू सुल्तान हो गए या राजा राम मोहन रॉय, वो लोग भी वो फ्रांस के रेवोल्यूशनरी आइडिया से काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने इसके रिस्पॉन्स भी दिया था। जैसे इवन टीपू सुल्तान की जब बात करते हैं तो उसने जैकोबिन क्लब को भी ज्वाइन किया था और अपने कैपिटल सेरिंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी नाम की एक पेड़ भी लगाया था, और उसके कुछ शायद कम्युनिकेशन चैनल्स भी थे जिससे वो नेपोलियन से डायरेक्ट बातचीत भी करता था। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी अगले चैप्टर में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।